बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आप देख रहे हैं कि आज मैं अकेली प्रोग्राम कर रही हूँ। जनाब आयशा को हमने एक ज़रूरी काम से भेजा है। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको पता लग जाएगा कि आयशा किस ज़रूरी काम पर गई हुई हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब। और आज जो है साल की सबसे तवील रात और छोटा दिन जो है यानी गुज़श्ता रोज़ वो गुजर चुका है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं सर्दियों के बारे में कि कुछ लोगों को सर्दियां बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और कुछ लोग ये शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई दिन इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का और हमारे जो चीज़ें हैं, करने वाले काम होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जनाब हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। रात का दौरानिया, ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है उसमें 13 घंटे था, 50 मिनट था और दिन का जो दौरानिया था वो 10 घंटे 10 मिनट तक रहा है। तो आज से दिन बड़े और फिर रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सिलसिला अब रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो रात का जो दौरानिया जो है वो 13 घंटे तक रहा है, जो कि काफ़ी लंबा दौरानिया होता है। हम देख रहे होते हैं कि अक्सर मगरिब जो है वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से लोगों को जो दिन जो है वो काफ़ी छोटा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें रात की तो एक ऐसी भी जगह है अमेरिका में जहाँ पर दिन था लेकिन रात का समा था, लेकिन रात भी हुई लेकिन वहाँ पर तारीकी छाई रही। सैन फ्रांसिस्को की मैं बात करी जहाँ पर बिजली की बंदिश हुई और पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ नजर आया। हमें तो वैसे आदत है बीइंग पाकिस्तानी के लोड शेडिंग हमने बड़े अरसे तक देखी है पाकिस्तान में और हमारे लिए लाइट चली जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ऐसे मुल्कों में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोगों को आदत नहीं होती, वहाँ पर लोग घबरा भी जाते हैं। तो जनाब ये सड़कों पर हमें अंधेरा छाया हुआ नजर आया। जो फुटेजेस सामने आई हैं, शहर के 1,30,000 रहायशी बिजली ना होने से मुतासिर हुए। इसके बाद हुकाम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की और बिजली की बंदिश की वजह से रोबो टैक्सी सर्विसेज भी मुअत्तल हो गई। अब हर चीज़ चूँकि बिजली से कनेक्टेड होती है तो फिर लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ और फिर ज़ाहिर है लोगों को आदत भी नहीं होती इन चीज़ों की। वंस अगेन हम वही बात करेंगे, हम हर चीज़ में आदी हो चुके हैं इसलिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के जो लोग हैं उनके लिए यकीनन ये एक बड़ी बात थी। जनाब आगे बढ़ जाते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ चलते हैं। जर्मन इंजीनियर मैकलाइका जो कि व्हील चेयर पर खला में पहुंच चुकी हैं। आई डोंट नो उनका नाम मैंने सही तरह से लिया है या नहीं, लेकिन ये खातून जो हैं ये खला के सफ़र की तारीख के एक मुनफरिद वाक़या है जिसमें वो खला में पहुंची हैं। 33 साला ये खातून है जो कि खलाई एजेंसी एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही थी और उन्होंने ब्लू वर्जन के एक न्यू शेपर्ड कैप्सूल के ज़रिए खला का ये तारीखी सफ़र मुकम्मल किया। और ये जो परवाज़ है ये हफ्ते की सुबह अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर वॉन बॉन्ड के करीब वाक़े ब्लू ओरिजिन के लॉन्च हेड से रवाना हुई थी। और ये जो खातून इनकी जानिब से परवाज़ से कबल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा से खला में जाना चाहती थी मगर कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए वाकई मुमकिन हो सकता है। वो हम कहते हैं ना कि हम ख्वाब तो देख रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे ये जो ख्वाब हैं ये हकीकत में भी तब्दील हो सकते हैं। नहीं तो इस तरह का ही वाक़या उनके साथ भी। उन्होंने ये भी बताया कि माजी में मैं ये समझती थी कि शायद खला उन लोगों के लिए हो सकती है कि जिनकी एक टांग कटी हुई हो या इस तरह से लोग माजूर हों जो चल नहीं सकते। लेकिन क्योंकि इस खातून का जो मसला था, इसकी माजूरी थी रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि इस चोट के साथ कोई भी शख्स जो है वो खला में जा सकता है या इस माजूरी के साथ भी कोई शख्स आगे जा सकता है। तो क्योंकि हम खला और टेक्नोलॉजी और स्पेस की बात कर रहे हैं तो आगे जो हमारे पास खबर है वो रोबोट से मुतालिक है। जिस तरह आयशा जब हमारे साथ होती हैं तो आयशा अक्सर इस बात पे कंसर्न जाहिर कर रही होती हैं, ये रोबोट जो है ना ये लोगों की नौकरियां ले जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी अच्छी बात है लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी नौकरियों के पीछे भी पड़ गई है, हम ये कह सकते हैं। जर्मनी की हम बात करते हैं जहाँ पर पॉपकॉर्न जो है वो पेश करते हुए टेस्ला के रोबोट से लोग काफ़ी खुश हुए हैं और टेस्ला का जो रोबोट है वो लोगों को पॉपकॉर्न दे रहा है। जिस तरह से एक इंसान आपको पॉपकॉर्न डाल के दे रहा होता है जब हम किसी मूवी थिएटर में या कहीं पर भी जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये रोबोट भी हमें पॉपकॉर्न डालकर लोगों को देता हुआ नज़र आया। बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में स्टॉल पर टेस्ला का पहला इंसान नुमा रोबोट्स जो कि इस वक्त लोगों को पॉपकॉर्न पेश कर रहा है और इसे अगले साल मार्केट में मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान भी है और इसकी कीमत जो है तकरीबन 20,000 यूरो तक बताई जा रही है। इस रोबो की इब्तदाई तौर पर जब मार्केट में ये आ जाएगा तो इसकी कीमत क्या होने वाली है जनाब। तो ये रोबोट्स की हम बात कर रहे थे, एक और जगह भी रोबोट
रोबोट्स का जिक्र करना लाजमी है, जहां पर सिर्फ रोबोट्स काम करते हुए नजर नहीं आ रहे होते बल्कि आपको एंटरटेन भी साथ साथ कर रहे थे। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका रोल कि जो आप साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं। चीन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पर रोबोट्स जो है वो डांस करते हुए नजर आए। शानदार डांस परफॉर्मेंस जो है वो शुरका ने देखी, जिससे लोग काफ़ी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर ये फुटेज जो है वो वायरल हो रही है और इंसान नोबा 6 जो है वो रोबोट्स थे जो गाने की परफॉर्मेंस एक सिंगर दे रहा था, तो उसके लेफ्ट राइट जो जिसको हम एक्स्ट्रास कह रहे होते हैं अक्सर, वो आपको डांस करते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रास कोई इंसान नहीं थे, ये रोबोट्स थे और 6 रोबोट्स इस गुलकार के साथ डांस करते हुए हमें नजर आए। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन का मसला नहीं होगा, कोई स्टेप्स मूवमेंट का मसला नहीं होगा, सारे एक ही साथ डांस कर रहे हैं, तो वो क्योंकि मशीन है तो उसमें तो गलती की गुंजाइश और मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। क्योंकि हम गुलकार की बात करें जिनकी परफॉर्मेंस हमने अभी आपको दिखाई थी, एक पाकिस्तानी गुलकार जो कि हमारे अपने हैं बल्कि ग्लोबल स्टार जो हैं उनको कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। आतिफ की मैं बात कर रही हूँ जिनका कॉन्सर्ट हुआ बांग्लादेश में, और इस दौरान छत पर काफ़ी फैंस हमें खड़े हुए नज़र आए। सामने जो अपार्टमेंट्स थे या बिल्डिंग्स थी उसकी छतों पे भी लोग खड़े हुए थे, क्योंकि ये आतिफ असलम के फैंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि ग्लोबली इनको माना जाता है और बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद है इनके फैंस की। तो आतिफ असलम ने फैंस से पूछा कि आप लोग क्या ठीक है जो ऊपर बालकनी में खड़े होकर या टेरेस पर खड़े होकर देख रहे थे। तो ये एक खूबसूरत मंजर था, ये वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और फैंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। क्या कन्वर्सेशन हुई आपको सुनवाते हैं। आप लोग ठीक है, मजा आ रहा है, यू एंजॉयिंग इट? मैंने तेरे कजरा पे हम जनाब आतिफ असलम जो हैं वो काफ़ी मकबूल हैं पाकिस्तान में भी, और इनकी आजकल तो ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहे होते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको आजकल के लोगों के साथ और आजकल के बच्चों के साथ कनेक्ट करना है तो ये चीज़ें करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं भी उनके फ़ैन्स में से एक फ़ैन हूँ। चूँकि मौसीकी जब मौसम जब अच्छा होता है तो मौसीकी का हम जिक्र कर रहे होते हैं, तो जनाब अब मौसम भी अच्छा हो गया है, साथ साथ आप आतिफ असलम के गाने भी सुन सकते हैं और मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे, जब से सर्दियां शुरू हुई कोई प्रॉपर बारिश हुई नहीं थी जनाब, इस वक्त जो है वो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, गरज चमक के साथ बारिश हुई है और अभी तक मौसम जो है वो अच्छा है और बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। थोड़ी देर पहले भी मुझे आवाज़ आ रही थी यहाँ पर बारिश की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ बारिश हो रही है, कहीं पर हल्की हो रही है। पिंडी की बात करें, जुर्मा शहर की बात करें तो वहाँ पर भी कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस रहे हैं और इस बादल के बरसने से, इन बादलों के बरसने से सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि बारिशों का सिलसिला दिन भर भी जारी रहने की पेशगोई की गई है। तो लोग काफ़ी जो इंतज़ार कर रहे थे उसकी एक वजह यह भी थी कि काफ़ी जो बीमारियां हैं खुश्क सर्दी की वजह से वो जन्म ले रही थी, उससे छुटकारे के लिए लोग दुआएं भी मांग रहे थे कि किसी तरह से मौसम जो है वो करवट ले ले और बारिश हो जाए। तो बाराने रहमत जो है वो बरस चुकी है। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं है, बालाई इलाकों में भी मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, आज़ाद कश्मीर के भी पहाड़ जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है तो वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। जो सयाह इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब बर्फ़बारी होनी है और हम इन इलाकों का रुख कर लें, तो जनाब उनके लिए अच्छी खबर है कि बर्फ़बारी और बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी वेकेशंस को प्लान कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर फॉरकास्टिंग महकमा मौसमियात पाकिस्तान, इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो मौसम खूबसूरत और अच्छा हो गया जिसका बड़े अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, ये बताएं पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है, ये कब तक जारी रहेगी? देखिए ये जो पिंडी और इस्लामाबाद में जो रेन हो रही है अगले कोई 5-6 घंटे 6 घंटे के बाद जो है ना इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और उसके बाद जो है ना ये जो बादल शादल हैं ये काफ़ी हद तक जो है ना हमारे मशरक़ की तरफ निकल चुके हैं। और कल आप देखेंगे कि कल सनी मौसम। अच्छा, कल सनी है, यानी ये आज का ही दिन है जिसमें बारिश ने होना है और तेज़ बारिश भी एक्सपेक्टेड है। आज हम किसी भी टाइम पे ये स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी अभी जो है ना हल्की बारिश होगी, हल्की बारिश से ज्यादा बारिश नहीं है, ये हल्की हल्की फुल्की जो है ना वो बारिश मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है।
अच्छा, थोड़ा सा बलाई इलाकों के बारे में भी बता दें इरफान साहब। लोग प्लान करना चाह रहे थे वेकेशंस के, जैसे ही बर्फबारी होती है तो हमने मरी का या कश्मीर का या इन इलाकों का रुख करना है। मरी के लोगों के लिए भी बता दें और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बता दें बर्फबारी के बारे में। देखिए जी, अगले जो 12 से 18 घंटे हैं इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, कश्मीर के ठीक इलाके है। होंगे, बाशमूल मरी और गलियात, यहाँ पर मजीद बारिश, और जो पहाड़ी इलाके होंगे खासतौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाके होंगे और कश्मीर के जो बलाई इलाके होंगे, हम्म। वहां पर जो है ना वो पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। अलग मरी में जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो बारिश ही मिलेगी। ज्यादातर बारिश होगी, अभी बर्फबारी वाला हमें वो चीज नहीं देखने में मिलेगी। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा बता दें, जैसे ही पहाड़ी इलाकों की हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर बारिश होती है या स्नोफॉल हो रही होती है तो साथ ही लैंडस्लाइडिंग का खतरा वो भी बढ़ जाता है, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा भी मौजूद होता है। इस बारे में भी कुछ अगर आप अपने हमारे नाज़रीन को बता सके। देखिए, अभी ये वाला जो हालिया स्पेल जो पाकिस्तान में एंटर हुआ था, ये जुमे की रात को जो है ना वो पाकिस्तान में एंटर हुआ है बलूचिस्तान के रास्ते। तो बलूचिस्तान में इसने कलात में जो है ना वो 29 मिलीमीटर बारिश दी है। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, बालाकोट में ये 17 मिलीमीटर बारिश दी है। गढ़ी दुपट्टा जो कश्मीर के इलाके हैं यहाँ पर 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। मरी में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। और एस्तोर जो जीबी का इलाका है यहाँ पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो तकरीबन ये जो हमारे बलाई इलाके हैं यहाँ पर इसने इस स्पेल ने अच्छी बारिश की है। और आइंदा जो है ये जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, यहाँ पर जो है ना अगले कोई 8 से 10 घंटे जो है होंगे जो मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। उसके बाद ये मशरक की तरफ जो है ना वो स्पेल निकल जाएगा। और आने वाले जो वक्त दिन होंगे, कल से जो होगा, मंगल से ऑनवर्ड जितने भी 3 से 4 रोज होंगे, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और सर्द होगा। अच्छा, आपने मरी के बारे में बताया कि वहां पर अभी बर्फबारी उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है, बारिशें ही होनी है। तो बर्फबारी कब से होगी ये भी उन लोगों के लिए बता दे जो अपना सामान बांध के बैठे हुए हैं कि कब बर्फबारी हो और हम मरी की तरफ जाएं। देखिए, जो सैरो सयाहत के लिए लोग जाना चाहते थे या वो जाना चाहते हैं, वो अब तो अभी जो है ना आप अगले 24 घंटे हैं, अगले 24 घंटों में जो बलाई इलाके हैं, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे कागान नारान के इलाके होंगे, यहाँ पर जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड है। और बुलंदोबाला पहाड़ों पर जो है बर्फबारी है। तो इसलिए जो प्लान करना चाहते हैं वो अगले 12 से 18 घंटे या रह गए हैं और कोई नहीं है, क्योंकि ये गुजर गया, ये स्पेल एंटर हुआ था जुमे की रात को। तो अब अगला स्पेल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के आखिर में जो है ना वो एक स्पेल बन रहा है, लेकिन अभी उसमें इतनी शिद्दत नहीं है। अभी वो हल्का स्पेल लग रहा है कि जिसमें कोई ज्यादा जो है ना वो, ये वाला स्पेल जो है ना ये काफी अच्छा स्पेल था, इसमें बारिश की है काफी इलाकों पर। अच्छा, थोड़ा सा इरफान साहब, सिंध और कराची की ओवरऑल सूरत हाल बता दें, वहां पर कब तक बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, या बलूचिस्तान साइड पर वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो बलूचिस्तान से तो ये स्पेल निकल चुका है। अब बलूचिस्तान में मौसम जो है ना वो सर्द और खुश्क ही होगा। इसी तरह जो कराची समेत सिंध के इलाके हैं उनमें दिसंबर के महीने में मजीद बारिश के चांसेस नहीं है। दिसंबर के महीने में अभी सिंध के इलाकों में कोई बारिश के चांस नहीं है। अलबत्ता बादल जो है ना वो थोड़े बहुत जो है ना वो हो सकते हैं। और जो मैदानी इलाके होंगे वहां पर धुंध जो है ना वो बरकरार रहेगी। अभी भी धुंध जो है ना वो काफी ज्यादा है। अच्छा, सिंध के किसी इलाके में भी बारिश फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, कराची के अलावा भी अगर हम बात करें? नहीं जी, अभी सिंध में बारिश के चांसेस कोई नहीं है। सिंध में जो है ना बलाई सिंध, जिनमें सखर, लाड़काना और पटीदन के इलाके जो होंगे, यहाँ पर जो है ना मोजदड़ों के इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो धुंध की जो है ना कैफियत रहेगी। और टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिंध में उस तरह से ठंड तो नहीं हो रही, ठंड तो पड़ नहीं रही। कराची की भी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा मजीद आने वाले दिनों में। देखिए, अभी जो दिसंबर का महीना होगा इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाले। जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा उसके बाद अगर विंड पैटर्न चेंज होता है तो उसमें मज़ीद टेम्परेचर कम हो सकते हैं। लेकिन अभी फौरी कोई कहे कि ज़्यादा सर्दी आ जाए, तो कराची में जितना टेम्परेचर कम से कम अभी चल रहा है 12-13 है, 11 और 13 के दरमियान में ये चल रहा है, ये इसी रेंज में रहेगा, इससे कम नहीं होगा ये।
आने वाले दिनों में, खास तौर पे दिसंबर के बाद जनवरी का जब आगाज होगा, तो जनवरी में जो है ना वो जब हवाओं का रुख बदलेगा, तो उसमें जो है वो टेम्परेचर में कमी आ सकती है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, अब मौसम कहने वाला है उस बारे में बता रहे थे, और जो मरी और इस साइड पे जाना चाहते हैं फिलहाल वो अगर तो वो स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा ब्रेक लगा लें, क्योंकि अभी सिर्फ बारिशें इन इलाकों में एक्सपेक्टेड है। पिंडी इस्लामाबाद की जिस तरह से इरफान साहब ने बताया कि आज का दिन है बारिश का, कल से वापस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा मौसम, यानी कि धूप निकल आएगी, क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि धूप पिंडी इस्लामाबाद में नहीं निकल रही। ये बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी जो इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए बरस रही है। जनाब, आगे बढ़ जाते और एक ज़बरदस्त खबर का जिक्र करते हैं जिसने आपका और हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, और भारत का गुरूर इससे खाक में मिल गया, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इस सेंस में, क्योंकि जब एशिया कप भारत ने जीता था, मैं क्रिकेट की बात करी, जब एशिया कप जीता था, मेंस एशिया कप, तो जो उनका तकब्बुर था, ना सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पूरी कौम का हमने तकब्बुर देखा। लेकिन अब अंडर 19 की जो हमारी टीम है उन्होंने एशिया कप जीत लिया है। फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। हम ये कह सकते हैं कि 200 रन से जो है वो शिकस्त दी है पाकिस्तानी टीम, जिन्होंने पहले बैटिंग की। और मजे की बात यह है कि टॉस जो है वो इंडिया ने जीता था। उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, लेकिन वो उनको महंगी नहीं बल्कि हम कहेंगे बहुत महंगी पड़ गई। 347 रन का पहाड़ पाकिस्तान के शेरों ने खड़ा किया, और हदफ का जब ताकुब की बारी आई तो भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। कहां तकरीबन 350 पाकिस्तान ने बनाए और कहां 156 रन, पूरी टीम वो आउट हो गई, और पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा अंडर 19 एशिया कप जीता है। इसके अलावा पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स फाइनल में तो जाता रहा है, इंडिया के अगेंस्ट ही फाइनल में जाता रहा है कई बार, लेकिन पाकिस्तान ट्रॉफी नहीं उठा सका, जीत नहीं सका। लेकिन ये साल पाकिस्तान का साल था, ये साल हमारी खुशियों का साल था। तो हमारे जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमें इस तरह की जो खुशियां हैं उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो भारत को शिकस्त देने के बाद शाहीनों की जनाब उसके बाद वतन वापसी हुई, अपने मुल्क वापस पहुंचे। तो फिर हमें तो जब इस तरह के मोमेंट्स का इंतज़ार होता है तो हम कहते हैं कि कौम ने पलकें बिछा दी उनके अच्छे इस्तकबाल के लिए, पुरतपाक इस्तकबाल के लिए। शहरियों की एक बड़ी तादाद हमें एयरपोर्ट पर नज़र आई। इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी बहुत कुछ इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी वो पहुंचे टीम को वेलकम करने के लिए, और फातेह टीम का वतन आमद पर उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया, जिस तरह से फातेहाना तरीके से आगाज़ किया, वहाँ तो फतह वो समेट कर आए हैं। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर एयरपोर्ट का चक्कर लगाया और फ़ख्रिया अंदाज में शायकीन को ट्रॉफी भी दिखाई। तो टीम को VVIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से होटल पहुँचाया गया। ये तो भाई अभी शुरुआत हुई हैं, अब आप आगे आगे देखें होता है क्या, किस तरह से हम इस जश्न को सेलिब्रेट करते हैं। हम तो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाली कौम है, और जब हमें इस तरह की खुशी मिलती है, ऑल्दो कि हमें इस तरह की खुशी कम ही मिल रही होती है, लेकिन अगर कोई खुशी मिल जाए तो हम उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना जानते भी हैं। तो हमने ये कंट्रोवर्सी देखी थी भारत की तरफ से कि भाई हमने हाथ नहीं मिलाना, जो तकब्बुर जिसका मैंने शुरू में जिक्र भी किया, और उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान ने जवाब दिया है। जवाब हमने बल्ले से दिया है, चाहे वो हमारी अंडर 19 टीम ने क्यों ना दिया हो। एशिया कप के फाइनल में भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये इनकी रिवायत चलती आ रही है, हम इनसे अब एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हम अब बल्ले से जवाब देते हैं, हम जीत कर आपको जवाब देते हैं, और आपका ये जो तकब्बुर है ना, इसको हम खाक में मिलाना जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया है। पाकिस्तान को बुरा खेलकर फाइनल में नहीं पहुंची, पाकिस्तान मेरिट पर खेलकर, अच्छा खेलकर, अच्छी टीमों को हराकर यहां पर पहुंची है। दूसरी तरफ इंडियन टीम भी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। हम ये नहीं कह सकते, हम राइट ऑफ नहीं कर सकते कि इंडियन टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फाइनल खेला है वो उनके अपने मीडिया की तरफ से अब काफी शोर शराबा वहां पर हो रहा है, और वो अपनी टीम को ही वो कह रहे हैं कि ये एक नकारा टीम है, ये निकम्मे हैं, ये किसी काम के नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपनी टीम की बैशिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तानियों को वो हीरो कह रहे हैं और भारतीय टीम को जीरो कह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस ने हमें ज्वाइन किया है। ओवैस, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो पूरी कौम की तरह आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा महसूस करें, और क्या आप ओवैस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रॉफी इधर ही आनी है?
सबसे पहले तो जैसे आपने भी कहा, कौम को मुबारक हो, और बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान ने पूरी परफॉर्मेंस एशिया कप के अंदर दिखाई है। मुझे याद है कि जो पहला मैच ग्रुप स्टेज के अंदर हुआ था इंडिया के खिलाफ, जहां पर हम दूसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, जो प्रेशर है उसको कंटेन नहीं कर पाए, लेकिन एक जो पाथवे आपको नजर आ रहा था इन क्रिकेटर्स का, क्योंकि जब बॉलिंग यूनिट की बात करें, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आया। बैटिंग की बात करें, समीर मिन्हास ने जो बैक टू बैक स्कोर किया कल, बड़ा इंपॉर्टेंट 172 रन्स की उसकी अपना जो स्कोर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और एग्रेसिव अप्रोच के साथ था पाकिस्तान के लिए। और बड़ा, जब आप बात करते हैं इतने बड़े प्रेशर मैच की, जहां पर इंडिया की बात करें, आप राइटली पॉइंट आउट कर रही थी कि उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। अंडर 19 की बात करें, उनका जो सेट ऑफ कोचिंग पेयर है वो बड़े अरसे से उनके साथ काम कर रहा है। तो यही चीज होती है जब हम बात करते हैं ना पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर जब हम बात करें तो जो अपना कोचिंग स्ट्रक्चर इस वक्त रखा हुआ है, शायद अनवर की बात करें जो हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, सरफराज की बात करें जो मेंटोर थे, एक साइलेंट हीरो की बात करना चाहूंगा जो रॉ इफ्तिखार थे, जो फास्ट बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान की, नजर आ रहा था कि उन्होंने बॉलर्स के ऊपर काम किया। अली रजा का जो एक्सपीरियंस है, उसके अलावा पेस बैटरी की बात करें तो वो मैचेस के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस और जो फील्डिंग यूनिट था वो सबसे तगड़ा रहा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो एक अच्छा आपको यंगस्टर्स का नजर आता है, जिस तरीके से पाकिस्तान इन यंगस्टर्स को लेके चलती हुई आई, लेकिन जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अंडर 19 का जो गैप है उसको फिल करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल से आपको पता है, क्योंकि खुशी भी है, जोश जज्बे के अंदर हमारी आवाम बड़ी जल्दी कह देती है कि इन लड़कों को पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए कॉल अप होनी चाहिए, लेकिन बहुत अर्ली है। देखें, लड़के भी यंग हैं, अभी वर्ल्ड कप खेलना है, इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, पाकिस्तान शाहीन्स है, पीएसएल है, जब तक एक दो साल रगड़ा नहीं खाएंगे तब तक इनको लेकिन ओवैस, वो जो स्पार्क हमें चाहिए था वो हमें, कुछ लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि भाई टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट हमें दिखाना दुनिया को बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, बस उसको पॉलिश करने की जरूरत है। अच्छा ओवैस, सरफराज की आपने पहले बात की, आपको लगता है ये जो जीत है कहीं ना कहीं सरफराज का भी क्रेडिट है? कल मैं एक फैन की वीडियो देख रही थी, उसमें सरफराज को वो चीख चीख के कह रहे थे कि सरफराज जो है वो धोखा नहीं देता है, सरफराज धोखा नहीं देखा, अभी भी उन्होंने धोखा नहीं दिया है। तो सरफराज क्या होना, उनकी मौजूदगी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी नजर में? देखें, अगर अंडर 19 या अंडर 17 लेवल की बात करें, जो हम खुद भी खेले हुए हैं, तो उस लेवल के ऊपर हमेशा याद रखें प्लेयर एक ग्रूम हो रहा होता है। उसकी कोशिश होती है कि एक जो बड़ा नाम है उसके साथ मैं उसके साथ अपना, वो मेरा एक मेंटोर हो, मेरा कोच हो, वो मुझे सिखा रहा हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को जेहन में चल रही होती है ना, यार मैंने इसका पाथवे जो उनसे फॉलो करना है। सरफराज की बात करें, वाहिद कप्तान है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी जब वो खुद कप्तान थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अब ऐसा मेंटोर की बात करें, उन्होंने अंडर 19 के अंदर पाकिस्तान ने फिर इंडिया को शिकस्त दी एशिया कप के अंदर। तो वो मेंटोरशिप भी आपको कहीं ना कहीं काम आती है, जो बैक एंड पे जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ बैठा हुआ है, जैसे रॉ इफ्तिखार की मैंने बात की, मैंने हेड कोच की बात की, फील्डिंग कोचेस की बात की, एक पूरा मोमेंटम होता है। और जिस तरीके से कल के मैच में अगर आप देखें, चाहे बॉलिंग यूनिट चाहे बैटिंग यूनिट को, जब बैट डगआउट से जो कन्वर्सेशन हो रही थी, वो बड़ा क्लियर स्टांस था। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्लियरेंस कितनी इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है कि आपने बेटा ज्यादा पैनिक नहीं होना, आपने आराम से पूरी इनिंग्स खेल के आनी है, इन जायलों की तरह आपने नहीं करना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस तरीके से आप अपना वो प्रॉपर एक जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनम, जब मैंने जो बात की ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप पाथवे की बात करते हैं, ये लड़के वो हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके आपको दिया। आपको नजर आता है कि यार हमारे इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर बहुत से मसाइल हैं जो हम बात भी करते हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक चीज समझ में आती है, चाहे डोमेस्टिक की बात करूं चाहे बाकी क्रिकेट की बात करूं, वसाइल होने के बावजूद इस मिट्टी ने हमेशा आपको तगड़े प्लेयर्स दिए जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाके डोमिनेट किया, वो नजर भी आपको आता है। लेकिन इनका जो पाथवे है उसको डिफाइन करने की अब जरूरत है। देखें, ये लड़कों का सबसे बड़ा एक इशू क्या होता है, जब अंडर 19 एशिया कप खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके बाद ये लड़के बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नसीम शाह की मैं बात कोट कर रहा हूं, मैं बहुत से आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं। नसीम शाह खुद कोट करता है कि मेरे टेन्योर के अंदर इतने तगड़े लड़के थे जो शायद मुझसे पहले पाकिस्तान खेल जाते, लेकिन वो पाथवे ना होने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो बेचारे क्रिकेट से हट चुके थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप रीजन एसोसिएशंस की बात करते हैं, आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करें, या जो कायदे आजम जो फर्स्ट क्लास का आपका स्ट्रक्चर है, ग्रेड 2 का स्ट्रक्चर है, इनको किस तरीके से वो उस पर लेके चलते हैं, इनको किस तरीके से बैक एंड के ऊपर हंट करते हैं। क्योंकि जब ये टूर्नामेंट्स खत्म होते हैं, चाहे आप ऑफ सीजन अपना फिटनेस की बात करें, चाहे आप क्रिकेट की बात करें, क्लब क्रिकेट की बात करें, पूरी स्क्रूटनी आपके पास पड़ी होती है कि लड़का हमारे इस वक्त यहाँ पर जाके खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो पूरा कलंदा आपके पास पड़ा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनको उस चीज को संभालना, क्योंकि जो गैप है पाकिस्तान अंडर 19
पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा गैप है, लड़के बिल्कुल गुम हो जाते हैं, ये आपका एहसास है। और मुकाबला भी हमारा, और एक तो यहाँ पर गैप आप जिसके आप जिक्र भी करें, और एक तरफ हम इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमें अपने से काफी मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि अंडर 19 के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं कोई ना कोई उनकी जिम्मेदारी ले लेता है एक एक खिलाड़ी को, फिर वो उस तरह से उसको पॉलिश करे। तो हमारे यहाँ वो भी चीज नहीं है, और दूसरा वहां पर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। IPL हमारे सामने है कि लड़कों को वहां पर एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ बैटिंग की हम बात नहीं करेंगे, और वैसे जो बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई है, आपने 150 पर पूरी टीम जो है वो ढेर कर दी है और टारगेट के नजदीक भी जाने नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारी बॉलिंग और खासतौर पर हमारी फील्डिंग भी जिस तरह से हुई है। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मैंने कहा ना कि अगर आप फील्डिंग कोच को अप्रिशिएट ना करें तो नाइंसाफी होगी। पूरे टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग अप टू दैट मार्क रही है, चाहे आप पिछले मैच में पॉइंट के ऊपर फील्डिंग की बात करें, चाहे आप अपना डीप अपना मिड विकेट्स की बात कर लें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपकी है, उसके अलावा जो बुलेट थ्रोज थी सारी एक्यूरेट थी। इसका मतलब आपकी फील्डिंग यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। पेस बैटरी की बात करती हैं, अली रजा की बात करना चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस होता है जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जो बीच में गैप है उसको फिल करने की जरूरत है, डोमेस्टिक खेलने की जरूरत है। अली रजा ने इससे पिछले साल जब सियालकोट चैंपियन बना था उसके अंदर ये वन ऑफ द मेन कैंडिडेट था जिसने विकेट्स ली थी बैक टू बैक सियालकोट के लिए। भी उसने 4 खिलाड़ी उसे नॉट किए। दैट शोज के जब बड़े मैच की बात आती है जहां पर बॉल निप होता है, ये आपके लिए एग्रेसिव और आपके लिए बड़ा तगड़ा थ्रेट है दूसरी टीम के लिए। PSL के अंदर आपको पता है इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उसके अलावा सयाम की बात करना चाहूंगा जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे फास्ट बॉलर हैं ये लड़के, वो हैं जो पाकिस्तान का असास है। पाकिस्तान शाहीन्स आपके पास मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं ना, जब अंडर 19 की स्ट्रक्चर की आपने बात की तो उनका एक रूल है उस तरफ। अगर आप इंडिया की बात करें कि उनका जो लड़का एक दफा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलता है तो नेक्स्ट टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम में नजर नहीं आता। सही है। और वैसे आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास बड़ा कम है सेलिब्रेशन के लिए, तो मेरे ख्याल से सारा दिन या बल्कि दिन से भी ज्यादा हमें टाइम की जरूरत हो, भी हम सेलिब्रेट करके थकेंगे नहीं। और वैसे वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जनाब। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने फिरने का तो शौक है, वो मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत देखना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ मुल्क जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों का गुजारा करना ही मुश्किल है, तो कहाँ जाकर आप दूसरे मुल्कों में घूमे फिरेंगे। ये वाकई एक चैलेंज बन चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने मुल्क में कुछ कल्चर्स हमें आपको दूसरों मुल्कों के देखने का मौका मिल जाता है, तो उसी से फ़ायदा उठा लिया जाए तो आपको समझ आ जाती है कि दूसरे मुल्क का बेसिकली कल्चर है क्या। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अपने मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में घूम फिर रहे हैं या वहाँ की चीज़ें देख रहे हैं। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद के लोक विरसा में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका कल्चरल फेस्टिवल की, जो कि मुनाकिद किया गया था लोक विरसा में। और वहाँ पर ताजिकिस्तान की सारी सकाफत, जो उनके खाने हैं, जो कुजीन्स हैं, जो सुविनियर्स हैं, वो सब कुछ वहाँ पर रखा गया था। लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची थी देखने के लिए, तो हमने सोचा कि एक पैकेज बनाते हैं आपको दिखाने के लिए। रेहान भाई जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। जो म्यूजिक है ताजिकिस्तान का, ये म्यूजिक सुनने में कैसा लगता है, डांस परफॉर्मेंसेस कैसी लगती हैं, हमारे लिए ये चीज़ें नई भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डांसिंग है, गाने थोड़े सिमिलर हैं लेकिन मजा आ रहा है सुन के। सबसे यूनिक चीज़ इस फेस्टिवल की क्या है? एकदम इट्स वेरी लाइवली माशाल्लाह। द मोमेंट आप इसके अंदर आए हैं फेस्टिवल एरिया में, हर चीज़ देयर वाज अ वाइब्रेंस, हर चीज़ में वाइब्रेंस थी। फिर उसके बाद वहाँ जो स्टॉल है वहाँ फिर वंस वी केम, उस वक्त ताजिक डांसेस और गाने हो रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद अभी तो हमारा है, दिस इज़ आवर ओन, तो वो तो यू एंजॉय इवन मोर। तो ताजिकिस्तानी कल्चर और ताजिकिस्तानी म्यूज़िक सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ताजिकिस्तान में हैं। इस फेस्टिवल में बहुत ही दिलचस्प लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, और चूँकि ताजिकिस्तान के हवाले से है ये और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से, तो दो बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई है। कॉस्ट्यूम भी उनका बहुत अच्छा है, और एक का नाम है मरियम और दूसरी का नाम है शुक्रिया। शुक्रिया नाम अच्छा है ना, मतलब बात शुरू होने से पहले ही शुक्रिया हो जाएगा और बात ख़त्म होगी तो भी शुक्रिया होगा। मरियम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इन फेस्टिवल इन बहुत अच्छा मुझे लगता। मुझे पाकिस्तानी कल्चर भी बहुत अच्छा, स्पेशली द फूड, बिरयानी, कढ़ाई मेरे फेवरेट फूड है, एंड ऑल्सो the dresses, shalwar kameez, and the festive clothes I like very much. So in general, Pakistani culture is very colorful. आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की
जो ताजिकिस्तान के लोगों को आपको लगता है कि सीखनी चाहिए? यहाँ पर जो इसका स्पेशल फूड है ना, ये हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसके साथ बहुत अलग है। वहाँ पर अलग ट्रेडिशनल फूड है, यहाँ पर अलग, लेकिन यहाँ पर स्पाइसी और यम्मी बहुत डिफरेंट है। मुझे सच में बहुत पसंद। क्या बात है, पाकिस्तान में रहकर अगर आपने ताजिकिस्तान की सकाफत देखनी है तो ये इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ ताजिकिस्तान नहीं, बहुत सारी मुल्कों की आप कल्चर को देख सकते हैं। वहाँ पर कौन से कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पर कौन से खाने खाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर रहकर भी देख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सकाफत को भी मुख्तलिफ ममालिक में उजागर करने के लिए इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते जाकर देखने के लिए। अच्छा जनाब, आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामले की बात करते हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ऐसा है जो कि जहनी बीमारियों का शिकार है। 8 करोड़ से ज़ायद अफराद जहनी बीमारी या फिर डिप्रेशन से दुचार हो चुके हैं आजकल के दौर में, और इनमें से 2.5 करोड़ अफराद को डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हम बात करें तो माहिरीन नफ्सियात, साइकाइट्रिस्ट जिनकी हम बात करें, तो वो जो तादाद है वो 800 से भी कम है। यानी इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और सिर्फ 800 से कम डॉक्टर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम कह सकते हैं कि जहनी मरीज़ों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। एक सर्टन फिगर के बाद बताया 5 लाख में से एक जो है वो दस्तयाब है। माहिरीन ये खबरदार करें कि पाकिस्तान की 34% से ज़्यादा आबादी, यानी तकरीबन हर 4 में से एक फ़र्द किसी न किसी जहनी बीमारी का या डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर डॉक्टर्स की इतनी किल्लत है, जो कि मेरे लिए ख़ुद भी एक बहुत बड़ा कंसर्न। जब मैंने ये देखा, ये स्टैट्स देखे, तो मुझे लगा कि शायद ये करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर डबल चेक किया तो पता चला यही है स्टैट्स, और इतने ज़्यादा मरीज़ों के लिए इतने कम डॉक्टर्स हैं। अब इतनी जो जहनी हैं मसाइल हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा, और नौजवानों में ख़ास तौर पर इसके बढ़ने की क्या वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी नफ्सियात उज़मा मसरूर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा उज़मा, जिस तरह इंट्रो भी मैंने जिक्र किया, इतने ज़्यादा मरीज़ हैं पाकिस्तान में डिप्रेशन के, एक तो वो कंसर्निंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए, फिर एक और कंसर्न है कि ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये ले लेते हैं कि जब हम माहिरीन नफ्सियात से बात कर रहे होते हैं तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी जो है स्पेसिफिकली दे आर बेसिकली ट्रेंड इन कहना चाहिए कि मेडिसिन, और वो फिर ये होता है कि एज ए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट उन्होंने अगर कोई साइकियाट्रिक इलनेस हो गई है तो ज़ाहिर उनको मेडिकेशन देनी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पॉपुलेशन जो एक ख़ास लेवल के बाद ही इमोशनल या साइकोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार होती है, तो वही जा रही होती है माहिरीन नफ्सियात के पास। अच्छा, इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है, और अभी मैं ये जो रिपोर्ट है इसको भी सुन रही थी तो उसमें इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जनरली उनको एक मतलब सेपरेट प्रोफेशन के तौर पे अभी उस तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया। तो चूंकि किया नहीं गया तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आप देखें तो कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि अगर एक साइकियाट्रिस्ट है और इन एडिशन टू दैट 6 या 7 साइकोलॉजिस्ट हों, एक सपोर्टिंग रोल में हों, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन चूंकि अब इसी फोरम से मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हर तरह के लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई अभी अथॉरिटी उस तरह से नहीं है। ठीक है, अभी लेटली आई है एक, लेकिन अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। तो एनीवेज यू आर राइट कि बहुत सारे जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं दे आर ऑन द राइज एंड देयर आर वेरी फ्यू प्रोफेशनल्स हु आर अवेलेबल फॉर देयर ट्रीटमेंट। लेकिन सब लोगों को आइडेंटिफाई करना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। बहुत सारे घरों में माहौल ही ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सभी वहाँ पर जहनी मरीज़ हैं, या हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, या टॉक्सिक बिहेवियर्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करें जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कैसे पता? अच्छा देखिए, पहले ये होता था, शायद प्रॉब्लम्स हमेशा से रहती रही हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जी हम मेंटल क्राइसिस से थोड़े ज़्यादा गुजर रहे हैं। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल में कि जब कोई नई चीज़ आती है लाइफ में तो ये प्रोग्रेशन का निशान होता है, और उसके साथ एडजस्टेबिलिटी एक नॉर्मल वेलबींग को मतलब उसकी जो मेंटल वेलबींग है वही एक तरह से आप समझें कि बताती है कि जो नया चेंज आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एन इशू, लेकिन अब द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जो भी प्रॉब्लम्स अब हमारे यहाँ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उस तरह से चूँकि हाईलाइट इसलिए हो जाते हैं कि हर एक अपनी लाइफ में ना चैलेंजेस
फ़ौरन सामने आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, अगर आप एडोलेसेंट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो एडमिशन और पढ़ाई में आप इमोशनल क्राइसिस में जा रहे हैं, फैमिलीज़ हैं तो फैमिलीज़ में अब अगैन थोड़ी सी एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो गई हैं, एक दूसरे की कोई शायद नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें ज़रा नज़र भी आ जाती हैं, तो चीज़ें ना नज़र बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, शायद होंगी उतनी जितनी पहले होती थी, बट अब चूंकि कॉम्पिटिटिव दौर है, अब हमें बहुत फाल और इफेक्टिव रोल अदा करना है कि शायद इसमें इतना इजाफा नहीं हुआ क्योंकि अब चीजें सामने आ जाती हैं तो वो उस वजह से ज्यादा लग रहा है, अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। रिपोर्ट तो यही बता रही है कि अच्छा खासा इजाफा नहीं, वो तो हमेशा से था। आई थिंक हमेशा जब भी कभी स्टैटिस्टिक्स आए हैं सामने हमेशा अलार्मिंग नंबर ही आया है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। कौन सी एज ब्रैकेट है जिसमें पेशेंट जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं, या फिर जो नौजवान है जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं, या उसके बाद वाली जनरेशन, या इवन हमारी जनरेशन भी, तो पेशेंट किस एज कैटेगरी के ज्यादा रिपोर्ट होते हैं? देखिए, अगर ये आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि हर एज कैटेगरी होती है, लेकिन हर ब्रैकेट के अपने अपने नेचर प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे अब यंग जनरेशन है, उनके आपको पता है कि जो उनके करियर रिलेटेड क्राइसिस हैं, एजुकेशन रिलेटेड हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो उससे रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी आप आगे चले जाएं तो जॉब रिलेटेड बहुत इशू होते हैं, फैमिली रिलेटेड बहुत इशू होते हैं, थोड़ी सी लेटर एज में जाके वो जो एक ख़ास क्राइसिस का दौर आ जाता है, और ओल्ड एज के अपने होते हैं। तो अब ये सारी ऐसी एजेस हैं जिनमें अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में तो ये कि चीज़ें या मेंटल कंडीशंस हमेशा से थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होने लगी हैं। अच्छा है कि ये स्टैटिस्टिक्स आए हैं, हमारे लिए ये एक तरह से वो कहते हैं ना लम्हा फिक्रिया है कि अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए क्या, ये तो हमें समझ में आती है जब इस तरह का कोई स्टैट सामने आता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट की सतह पर एज अ स्टेट हम क्या रोल प्ले यहाँ पर हो? देखिए, मैं सब लेवल्स पे आपको वन बाय वन बताती हूँ कि करना क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो सबके लिए होती है। ठीक है, एक तो ये कि जो हमारे माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है या उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको बहुत इफेक्टिवली गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए ना। आप देखें कि हर अच्छा इदारा कोशिश करता है कि कोई माहिरीन नफ्सियात हो उनके पास, और वो गाइडेंस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो चाहे एजुकेशनल सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, उसमें वो लेते हैं। तो आई थिंक एक तो ये कि गवर्नमेंट लेवल पे या हायर लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हर जगह पे एक ना एक साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है उसको कर लें। अच्छा, ये तो हो गया। और इसके अलावा ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ये बात हो रही थी रिपोर्ट में कि क्यों इस तरह से इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया जाता, बिकॉज कोई प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, इसको मॉनिटर करेगी, तो ये आपके स्टेटिस्टिक्स में आएंगे। अदरवाइज अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में और मैं कहीं बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं तो स्टेटिस्टिक्स में आती ही नहीं हूँ ना। तो शायद ये वजह भी है इसमें। और अब इंडिविजुअल लेवल, अगर आप फैमिली लेवल पे लें तो हमेशा मैं कहती हूँ कि एक फैमिली के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि देखें, अब बेशक जितने भी आप बिजी हैं, जो भी हैं, अगर आप सारा दिन नहीं निकाल सकते, हफ्ते में सारे दिन नहीं निकाल सकते, तो चले आप एक दिन का कुछ पोर्शन तो फैमिली के लिए निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई सोशल सपोर्ट रहे या फेमिलियल सपोर्ट रहे तो आई थिंक मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक जो है ना वो सेटल्ड होती है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये एग्रीगेट होके एक मेन प्रॉब्लम में चले जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को या किसी बच्चे को अटेंशन एक दिन में कितनी अटेंशन जो है वो दरकार होती है कि किसी अपने प्यारे की इतना टाइम तो लाजमी मिले? सिर्फ एक छोटी सी बात पिछली बात से कनेक्टेड कर लूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे मुझे बड़ी होप लगती है अब कि अवेयरनेस बहुत अच्छी आ गई हुई है। द पीपल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि कोई बंदा अपसेट है, कोई सैड है, कोई क्राइसिस में से गुजर रहा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि सोसाइटी अब अवेयर है और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी एज एन इंडिविजुअल यही एक आप समझे रोल है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और समझने की कोशिश करें। अब हम कह देते हैं कि क्या वो मतलब टाइम है जो किसी बच्चे को चाहिए, किसी बड़े को चाहिए, ठीक है, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके। तो अगर देखें इसको स्टेप वाइज कर लें तो अगर आप दिन का कुछ हिस्सा, चाहे वो रात के खाने का टाइम हो, चाहे नाश्ते का हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, नाश्ता और लंच में जनरली लोग भाग दौड़ ही रहे होते हैं, तो आप इवनिंग का कोई टाइम ज़रूर निकाल लें। अगर आप समझते हैं कि फिर भी इवनिंग में भी पॉसिबल नहीं है तो वीकेंड में ज़रूर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। आप देखें कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिन में अगर एक दफ़ा मिल लें, एक दफ़ा बैठ जाएं, एक दूसरे का पूछ लें, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। अगैन फिर किसी एक फैमिली मेम्बर को बाज़ दफ़ा समबडी इज़ इन अ नीड, तो आप
उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी सपोर्ट करें कि अगर कोई किसी क्राइसिस से गुजर आए तो सबको उसके साथ होना चाहिए। अच्छा, मैं सवाल ये क्यों किया, क्योंकि मेरे कुछ अर्सा पहले एक नज़रों के सामने से एक चीज़ गुजरी थी कि जो बीवी होती है उसको शौहर से कम से कम दिन में शायद 2 घंटे जो है वो अटेंशन चाहिए होती है, और अटेंशन का मतलब है कि मोबाइल हर चीज़ आप साइड पे रख के बाकायदा उसको अटेंशन दें। मैं इस तरह से पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम एक एवरेज निकालें किसी भी इंसान की नफ्सियात को देखते हुए, तो कितना टाइम एक बच्चे को अटेंशन उसकी नफ्सियात मांग रही होती है या किसी बड़े को? आई थिंक 1/8 ऑफ द टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे 12 आवर्स हैं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे उसमें डिनर भी आ सकता है, उसमें बाहर वॉक करने के लिए जाना भी आ सकता है, लेकिन फिर क्वालिटी टाइम का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फिजिकली तो हैं लेकिन आप क्वालिटी वाइज अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और वही टाइम जो बेशक दैट इज़ द टाइम ऑफ बीइंग टुगेदर, वो अगर क्राइसिस का शिकार हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स का शिकार हो जाता है, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक ये कि अगर क्वान्टिटेटिव वाइज देखें तो जब आप फारग हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम इकट्ठा गुजारना और बिल्कुल हट के हर चीज़ से, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। और इसी तरह बच्चों के साथ तो आपको पता है कि हर वक्त एज अ पेरेंट आपको कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। आजकल फ़ोन है, आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो एवरीबडी नोज़ कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है वो कनेक्टिविटी। अच्छा, समटाइम्स ये होता है बच्चों की, आपने बात की कि पेरेंट्स में से एक, खास तौर पर माँ तो सारा दिन उसके साथ घर पे ही होती है, उसकी तो तवज्जो मिल रही थी, लेकिन बाप की तवज्जो समटाइम्स मिस हो जाती है, या बाप इतना बिजी हो जाता है कि बच्चा फिर उसकी वजह से भी चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी नफ्सियात पे असर शुरू हो जाता है। या हम कहते हैं कि बाप जब घर आता है तो ये बिल्कुल उसके साथ ही लग जाता है, माँ को भूल जाता है। तो बच्चे को अटेंशन तो चाहिए, लेकिन दोनों के अटेंशन को साथ लेकर चलना कितना, दोनों को साथ लेके, और दोनों के अपने अपने रोल हैं। जैसे मदर का रोल जो है वार्मथ का है, केयर का है, मतलब खिलाने पिलाने का है, डेली रूटीन की चीज़ों का है, लेकिन फादर का रोल थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है कि लाइफ की तरफ गाइड करना, बड़ी चीज़ों के बारे में बताना, तालीम की बात हो गई, उनका अपना अपना रोल है। और ज़रूरी नहीं कि देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों में नहीं होते, जॉब्स के लिए अपने घरों से, तो दैट डज़ नॉट मीन कि उनके घर में बच्चों के क्राइसिस होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी टाइम वो वीकेंड पे गुजारें, ज़रूर गुजारना चाहिए, और वो जो टाइम हो वो डेडिकेटेड होना चाहिए, क्वालिटी टाइम, वन ऑन वन होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, डिप्रेशन का हम जिक्र करें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इससे निकलना किस तरह से? इस डिप्रेशन से निकलने के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन निकल नहीं पा रहे होते। क्या सही तरीका है, क्या सही इसका इलाज है? जी, एक तो डिपेंड करता है कि डिप्रेशन की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, या तो डिप्रेशन की इंटेंसिटी इतनी है कि आप अपनी लाइफ की कोई रूटीन की चीज़ कर ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड आपकी फिजिकल हेल्थ होती है और आपकी डे रूटीन, सेल्फ हाइजीन हो जाती है कम डिप्रेशन के अंदर, और आप जो रेगुलर चोर्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे, या ऑफिस नहीं जा पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, तो इस लेवल तक तो ज़रूर आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो भी लाजमी आपको एक दफ़ा कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती। लोग जनरली, एक और स्टिग्मा होता है कि जी वो दवाइयाँ खाने से तो हमें आदत पड़ जाएगी, हम तो एडिक्शन में चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट से राब्ते में हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को देख के, उसकी इंटेंसिटी को देख के जो डोजेज देगा आप वही डोजेज लेंगे, और जब आप में बेटरमेंट आ जाएगी तो वो डोजेज टैपर ऑफ हो जाएगी। होता ये कि ये कोई एडिक्शन नहीं होती किसी चीज़ की, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती किसी चीज़ की, ये हमारी सेल्फ कहते हैं ना जनरेटेड किस्म की वो हैं, या शायद कुछ लोगों ने मिसयूज कर लिया, और वो फिर खुद किया बना लिया जी, उन्होंने खुद किया होगा। अच्छा, खैर, दूसरी बात ये है कि जब डिप्रेशन जो है ना, उसको अगर आप एक एंगल से देखें तो ये बड़ी डे रूटीन नॉर्मल चीज़ है। यानी कि अगर मुझे कोई बहुत सारा काम आ गया, या मेरी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में कोई लॉस आ गया है, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। हो सकता है कि मैं दूसरों से ज़रा ज़्यादा होती हूँ, बार बार होती हूँ, वो मेरी तबीयत का एक हिस्सा है, अपनी अपनी टेंडेंसी है। लेकिन फिर अगेन जो दूसरे नंबर पे आएगी ना चीज़, वो मैं हमेशा सोशल सपोर्ट को कहती हूँ। अच्छा, कंप्लीटली ट्रीटेबल है? अगर कोई एंजाइटी पेशेंट है, डिप्रेशन पेशेंट है, और वो निकल सकता है कंप्लीटली उससे? जी, अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, अगर इनहेरिटेंस में नहीं है, अगर वो डिजीज की फॉर्म नहीं ले गया, तो 100% क्योर इज पॉसिबल। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद थी, और हमेशा की तरह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर आप जहनी बीमारी का शिकार हैं, सबसे पहले तो आप उसकी इंटेंसिटी देखें कि कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, फिर आप आइडेंटिफाई करें कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे करेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।